नमस्कार दोस्तों, मैं नानी सिंह एक अकेली आपकी दोस्त आपकी होस्ट अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, इस वक्त मैं आज नेपाल में हूं और मेरे साथ भारत से वरिष्ठ पत्रकार, इन्वायरमेंटलिस्ट, पोएट एंड राइटर श्री सुरेश नौटियाल जी हैं और साथ में ही नेपाल से मैं 90 वर्षीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे और की जर्नी के बारे में पूछेंगे और ग्रीन पार्टी के बारे में पूछें। तो सुरेश नौटियाल जी, ओवर टू यू। मैं सुरेश नौटियाल नानी सिंह एक अकेली के चैनल के लिए यहाँ नेपाल की राजधानी काठमांडू में हूँ। हम दोनों साथ हैं पुष्प प्रसाद लोहिन्टेल जी के साथ, जो अपने समय के प्रसिद्ध ब्यूरोक्रेट हैं, राजनेता हैं, हरियाली पार्टी के एक दौर में अध्यक्ष भी रहे और पर्यावरण से लेकर महिला एम्पावरमेंट और विभिन्न इस तरह के विषयों पर उन्होंने कुछ पुस्तकों का सृजन भी किया है। तो आइए मैं उनसे बातचीत करता हूँ। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न लोहिन्टेल जी आपसे यही है कि आप का ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में दखल रही है, आपने यहाँ की ग्रीन पार्टी का नेतृत्व भी किया है, आप एक लेखक भी हैं। तो आप इस पूरे दृश्य को आज की राजनीति के संदर्भ में किस प्रकार से देखते हैं और भारत नेपाल या नेपाल भारत संबंधों पर आपकी क्या टिप्पणी है आज का जो दौर चल रहा है उस परिप्रेक्ष्य में? धन्यवाद नौटियाल साहब, बड़ी खुशी हुई आप नेपाल आए। सबसे पहले तो आप दोनों को, प्रेमा जी को, आपको हमारे मुल्क में स्वागत है। मैं विक्रम संवत में ही बात करूंगा क्योंकि जी, हमारे यहाँ विक्रम संवत चलता है। तो 2018 साल में मैंने पब्लिक सर्विस की परीक्षा पास की और मैं सेक्शन ऑफिसर में प्रवेश किया हमारे यहाँ है। अच्छा। उसके बाद बाय प्रमोशन ये लोग अप टू मैक्सिमम सेक्रेटरी तक और चीफ सेक्रेटरी तक जाते हैं। उसके बाद क्रमिक रूप से मैं प्रमोशन पाता गया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो आपके यहाँ है, हमारे यहाँ चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कहते हैं, CDO, प्रमुख जिला अधिकारी, उस पद में मैं 10 वर्षों तक काम किया विभिन्न जिलों में। कुछ पहाड़ में रिलीजियस ट्रस्टी के लिए बहुत से ट्रस्टों को मिलाकर यहाँ एक संस्थान बनाया गया है, उसको कहते हैं गुठी संस्थान। गुठी संस्थान का मैं फर्स्ट जनरल मैनेजर कहते हैं इसको, प्रशासक, उसमें मैं रहा विक्रम। जब मैं रिटायर्ड हो गया तो किस वर्ष की बात है ये? मैं रिटायर्ड आपका विक्रम संवत 2044 साल में हुआ। 2044 साल में मैं रिटायरमेंट हो जाने के बाद मैं अपनी वाइफ के साथ में कुछ तीर्थाटन के लिए गया। तो जब मैं बद्रिका आश्रम के लिए जा रहा था तो टेरी गढ़वाल में मुझसे मुलाकात हो गई सुंदरलाल बहुगुणा जी से। वो टेरी गढ़वाल का जो बांध है उसके फेवर में नहीं थे, वो उसके फेवर में नहीं थे। तो उन्होंने काफ़ी स्लाइड हम लोगों को दिखलाया। एक कुबेर शर्मा का जो अनुरोध था, जो आग्रह था, उसको मैंने स्वीकार किया और मेरा प्रेरणा का स्रोत तो सुंदरलाल बहुगुणा ही थे। उन्होंने मुझे काफ़ी प्रेरित किया। उसके बाद मैं ग्रीन पार्टी में शामिल हुआ का जत्था, तो कलाकारों का जत्था ले जाकर हम लोगों ने इन्वायरमेंट के लिए कैसे काम किया। करीब 20 आदमी का जो जत्था था, ये बहुत बड़ी टीम थी, उसको ले जाकर हम लोगों ने काम किया और बहुत सी जगह में हम लोगों की प्रशाखाएँ खोली गई और इलेक्शन हुआ। तो इलेक्शन में हमारे हरियाली पार्टी से करीबन 41 आदमी पार्लियामेंट के मेंबर के लिए कंटेस्ट किए हुए थे, एक भी आदमी नहीं आ पाया। और मुझे कहा गया कि आप भी कंटेस्ट कीजिए, तो मुझे तराई में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में मुझे लड़ना पड़ा। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? गिरिजा प्रसाद कोइराला। अच्छा, कोइराला। हाँ, तो मुझे मालूम था
कि मैं तो उसके मुकाबला नहीं कर सकता। जी उनके पास में साधन स्रोत बहुत ज़्यादा था। जी जी और लेकिन पार्टी का वो डिसीजन था कि आप उनसे चुनाव लड़िए। जी। तो प्लांटेशन मैंने बहुत किया। जी। 40 साल पहले हम लोगों ने जो प्लांटेशन किया है करीब 5-10 हज़ार पेड़ों का, अब तो बड़े हो गए हैं। हाँ। वो आप देख सकते हैं। जी। और तराई लगाकर कैसे एनवायरनमेंट को जी। प्रदूषित होने से रोका जाए, जी। इसके लिए हम लोगों ने जितनी हम लोगों के पास जानकारी थी वो सब चीज़ किया। कुमार साहब से जब मिलकर मैं यहाँ आया जी। तो कुछ गलतियाँ होती हैं, जैसे आपने टेहरी अब आप बताएं हरियाली पार्टी के बारे में, उसका उद्भव कैसे हुआ, फिर वो क्या क्या उन्होंने मुख्य कार्य किए, और अभी जो वर्तमान स्थिति में हरियाली पार्टी बिल्कुल पृष्ठभूमि में है। हरियाली पार्टी का जो स्थापना हुआ, इसके फर्स्ट चार्टर अकाउंटेंट थे कुबेर प्रसाद शर्मा जी। वह कांग्रेस में थे जी, पहले उससे पहले। हाँ, उससे पहले कांग्रेस में थे। कांग्रेस से उनसे टिकट भी लिया और चुनाव कांग्रेस पार्टी से वो जीते भी। अच्छा। और आपके यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया जाता है, वैसा ही यहाँ पर संत नेता कहते हैं कृष्ण प्रसाद भट्टराय को। जी। तो उनके वो करीबी हुए। और गिरिजा प्रसाद कोइराला और इनसे बनती नहीं थी। जी जी। तो जब बनती नहीं थी तो इनमें कुछ फ्रैक्शन हो गया। तो 2884 इस तरह से कुछ फ्रैक्शन हुआ, छोटा सा ग्रुप कृष्ण प्रसाद भट्टराय की तरफ हो गया और बड़ा ग्रुप उनके तरफ चला गया। जी जी। तो ये कृष्ण प्रसाद के ग्रुप में आ गए। कृष्ण प्रसाद के ग्रुप में आ जाने के बाद तो क्या कृष्ण प्रसाद हुए फाउंडर वगैरह हुए, तो कृष्ण प्रसाद हुए, गणेश मान सिंह हुए और विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हुए। ये तीनों फाउंडर हैं और सबसे बड़े नेता हैं। और किस पार्टी के? कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी के। नेपाल पार्टी को हमने हरियाली नेपाल पार्टी, ग्रीन पार्टी हम लोग बनाना चाहते थे, लेकिन ग्रीन पार्टी बनाने से पहले ही किसी ने ग्रीन पार्टी धरता कर लिया था निर्वाचन आयोग में। तो उसे हमें हरियाली करना पड़ा। हरियाली नेपाल पार्टी हम लोगों ने बनाया और हमारे हरियाली पार्टी जो ग्लोबल है चार्टर हुआ, हमारी पार्टी ने उसमें सिग्नेचर किए हुए है ऑस्ट्रेलिया में जाके। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में गए, तीन आदमी गए। इसमें एक तो पहले एम्बेसडर भी थे आपके पाकिस्तान के माधव कुमार रिमाल, एक बद्री खतेड़ा हुआ शिक्षक संगठन के केंद्रीय सभापति थे वो हुए, और एक कुबेर शर्मा हुए। ये तीन आदमी जाकर चार्टर में सिग्नेचर करने वालों में ये लोग हैं। और 10 साल तक प्रेसिडेंट मैं क्यों नहीं जाता था कि मेरे लिए बहुत से अपॉर्चुनिटी हैं विदेश जाने में। तो जो नव प्रवेशी हैं उन लोगों को भेजा जाए। तो बॉम्बे में जो वर्ल्ड फोरम हुआ था तो 2003 में, हाँ, 4 में, उसमें भी 15-20 आदमी हरियाली पार्टी के गए। मैं भी वहाँ था। आप भी गए थे। आप भी गए थे। तो और जापान में जो क्योटो में क्लाइमेट चेंज का हुआ तो हेमंत भी गया, उसमें 6 आदमी गए, हमारे सेंट्रल कमेटी के मेंबरान हो गए थे। 2005 की बात है। हाँ, और उसमें क्योटो में ना, हाँ, मैं भी वहाँ था। नेपाल से भी आए थे लोग। हमारे यहाँ दो महिलाएं थीं। हाँ। और चार आपके पुरुष थे। इस किस्म से हम लोगों का एक्टिविटी चलता रहा। तो बात क्या हुई कि सब पे जो हमारे हरियाली पार्टी में जितने भी लोग आए हुए थे वे लोग ब्यूरोक्रेट से रिटायर्ड किस्म के लोग सब थे। तो क्रमशः वे लोग कुछ शिथिल होते गए, राजनीति गए, कोई एक्टिविटी भी कम होता गया। और उसको रिन्यूअल करने की बात होती थी। तो एक बार तो हम लोग ने रिन्यूअल करा, तो रिन्यूअल कराने के लिए 5 लाख का सिग्नेचर चाहिए। तो 5 लाख का सिग्नेचर करा कर एक बार तो हम लोग ने दिया भी। तीसरी बार जो है कुबेर जी 5 लाख सिग्नेचर लगाने का। तो यहाँ मतलब जो भी राजनीतिक पार्टी बनती है, हाँ, सारे के सारे वो तो उनको सब करना पड़ता था। अभी जो यहाँ ग्रीन पार्टी है, पता नहीं क्या, मुझे तो नहीं लगता उन्होंने 5 लाख का हस्ताक्षर कराया। पता नहीं क्या होगा, हम नहीं कर सकते हैं अभी क्या है। तो हम लोगों ने तो क्या करवाया, लोगों को भेजा, जिला में भेजा। उन लोगों ने सिग्नेचर करके सबमिट करके किया। उसके बाद
तो शिथिल हो गए वो। आपको बीच में रोकूंगा। हाँ, कोई। तो यहाँ जो नई पार्टी बनाता है, जो भी लोग बनाते हैं, उनको भी 5 लाख लोगों के हस्ताक्षर कराने पड़ते हैं? नहीं, शुरू में नहीं पड़ते। शुरू में नहीं। तो शुरू में मेरे ख्याल से एक नई शुरू पार्टी में तो बनाई जानी शुरू में चाहिए। तो उसके अपना क्या मैनिफेस्टो है, हाँ उसके वर्किंग कमेटी कौन सब हैं और उस नेपाली सिटीजन है कि नहीं, जी। ये सारी चीज़ हाँ। उसमें देखकर, और उनका प्लान प्रोग्राम क्या है, और उत्तेजित स्लोगन वगैरह तो है कि नहीं, कुछ सांप्रदायिकता उसमें है कि नहीं, जी जी जी। ये सारी चीज़ को देख के ये लोग रजिस्टर करते हैं। जी। तो आप ये बताइए कि ग्रीन राजनीति का आप क्या भविष्य नेपाल में देखते हैं? ये तो आप तो का मैंने एक देखा तो मैंने पोस्ट किया जी कि मीडिया वाले जो हैं ग्रीन मूवमेंट को प्रश्रय नहीं दे रहे हैं। जी। तो ग्रीन पार्टी का किसी मैनिफेस्टो में किसी पार्टी में कहीं मेंशन नहीं है। तो यहाँ एक मार्टिन चौतारी है। मार्टिन कोई फॉरेनर अमेरिकन थे शायद। अच्छा। तो कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों को गैदरिंग करके पॉलिटिकल टॉक कराते थे जी। दैट इज ए काइंड ऑफ टॉकिंग क्लब। अभी भी वैसा है। तो इंटेलेक्चुअल लोग वहाँ जाकर बातचीत करते हैं। आपको उन्होंने पार्टी वालों को बुला के आप लोगों का क्या क्या प्लान एंड प्रोग्राम है और इन्वायरमेंट में क्या क्या आप लोग करते हैं, तो उसमें मैं भी गया था एज ए प्रेसिडेंट। तो किसी भी पार्टी में हमने देखा नहीं, कोई भी पार्टी नहीं पाया कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने भी पूरी दक्षिण एशिया में यही स्थिति है। हम लोगों ने भी वही गलती की कि हम लोगों को इलेक्शन में कंडक्ट नहीं करना चाहिए था। हम लोग आखिर जर्मनी में जब इस्टेब्लिश हुआ तो 20 सालों तक तो वो लोग पॉलिटिक्स आए ही नहीं। जब आफ्टर सेकेंड ग्रेट वॉर हुआ 70s में वो लोग आए। बाद में आ गए, फिर वो गवर्नमेंट में आ गए। गवर्नमेंट में आ गए, बेल्जियम में आ गए। बेल्जियम में आ जाने के बाद भी हथियार खरीदने की बातचीत हुई तो बेल्जियम गवर्नमेंट ने, वहाँ पर एक महिला थी प्राइम मिनिस्टर, उन्हें पूछा कि हम लोग जो हथियार दे रहे हैं, जो आप मांग रहे हैं हथियार, 500 हथियार की बात है बेल्जियम से, तो 500 हथियार हम लोग जो दे रहे हैं वो इसका इस्तेमाल माओवादी को क्रश करने के लिए आप लोग इस्तेमाल करेंगे कि नहीं। और उस समय तो कुवैत जी प्राइम मिनिस्टर क्या मिनिस्टर हो गए थे। यहाँ से हम लोग को इन्विटेशन आता था आपका, तो इन्विटेशन भी आप लोग तो कंप्लीटली अगेंस्ट हो गए, मोनार्क के फेवर में चले गए, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में चले गए। इसलिए अब आप लोगों से हम लोग का संबंध टूट रहा है। आप लोग को हम लोग इन्विटेशन नहीं भेज रहे। एक हमारे अभी तो वहाँ कंजर्वेटिव पार्टी से इंग्लैंड में, आपको वेल्स में ग्रीन पार्टी में ही थे, वो वहाँ से कॉन्टेस्ट भी किए हुए थे। और वो तो 70 क्रॉस कर जो है, 70 हो जाने के बाद भी वहाँ जाकर पढ़ लिख कर फिर लॉ में मास्टरी किया है, वह गुरु हैं। तो उनको इन्विटेशन भी हुआ था सिंगापुर से, वो भी नहीं जा पाए ड्यू टू दिस। तो जब ऐसा एटमॉस्फेयर हुआ, ऐसा माहौल हो गया कि मोनार्क के अगेंस्ट में, उसमें अब तो फिर चेंज हो गया, यू टर्न हो गया। उस समय मोनार्क के अगेंस्ट में माहौल बन रहा था। उस वक्त वो गवर्नमेंट में आ गए थे, डायरेक्ट किंग ने पावर हैंड ओवर क्या टेक ओवर किया, तो उसमें आपको मिनिस्टर हो गए। तो कुछ बदनामी हुई, कुछ बदनामी मतलब कि ये लोग। तो ये चीज़ बताइए, यहाँ मैंने सुना है कि यहाँ एक ऐसी भी पार्टी है जो मोनार्की को वापस चाहती है। तो अब तो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी जो है वो तो खुलेआम कहती है कि हिंदुइज्म होना चाहिए। अच्छा। हिंदू राष्ट्र है और करीब 1.5 लाख के पॉपुलेशन है वर्ल्ड दुनिया भर में हिंदुओं का, तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, लेकिन अब तो नहीं है। हाँ, नहीं, वो पार्टी बोलता है। अच्छा। और संगीता जो है प्रोविंस वगैरह स्टेट वगैरह बनाया हुआ, छोटा सा मुल्क है, इसकी क्या ज़रूरत थी, ज़्यादा खर्च हो रहा था। तो सारी चीज़ जो है ये बेकार की बातें हैं। बाहर से हम लोगों ने जो क्रिश्चियनिटी से और बाहर वालों ने इन्फ्लुएंस किया, NGO वालों ने, तो विभाजन करने का जो चीज़ किया उस चीज़ को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। ये हमारे मुल्क के लिए फिजिबल नहीं है और किंगशिप के लिए लोग कर रहे हैं और किंग भी घूम रहे हैं। तो किंग बहुत बड़ा जमात उनके फेवर में भी आ रहा है और इंडिविजुअल भी आ रहा है। जहाँ जाते हैं फिर वास्तव में तो कम्युनिस्टों का स्लोगन था, माओवादी का स्लोगन था। माओवादी जब पावर में आ गया तो उन्होंने गणतंत्र भी ले आया, संगीता भी ले आया, हिंदू को संविधान भी आया,
और ये सब चीज़ ले आने के बाद हर पार्टी में आपको कुछ न कुछ आदमी अब क्या स्थिति है माओवादियों की यहाँ? पेंटिल जी, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने शिक्षा दीक्षा भारत में भी की है, तो तब का भारत कैसा था और अब भारत नेपाल से ख़ास तौर पर कैसा आप लोगों को दिखाई देता है? जब मैं बनारस में था तब आपको यहाँ किंग सिंह था जी, और हमारे यहाँ क्या है, नर नारायण इत्यादि विरुद्ध विरुद्धावली ऐसा प्रशस्ति है जी, स्वस्ति श्री गिरिराज चूड़ामणि इस तरह से उनका प्रशस्ति है। तो उस किस्म का नेपाल था। हाँ। आपका इंडिपेंडेंट इंडिया हो गया, तो इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाने पर क्या बात है, क्या हिंदू विश्वविद्यालय मुस्लिम विश्वविद्यालय ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। जी जी एक ही हटाओ, ये हिंदू भी हटाओ मुस्लिम भी हटाओ, जी, ऐसा स्लोगन भी हुआ। हाँ, तो जब ये तो हुआ तो कैसे हटाए? हिंदू विश्वविद्यालय आप गए होंगे तो हर ईंटे पर, हर बिल्डिंग पर, हर हॉस्पिटल पर BHU लिखा हुआ है। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको इस शब्द को अगर इस अल्फ़ाबेट को हटाना चाहेंगे तो सारी की सारी बिल्डिंग को तोड़नी पड़ेगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उस चीज़ को नहीं कहा। और मेडिकल कॉलेज भी, मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई होती थी वहाँ पर, हाँ, लेकिन वो उसका नाम रखा गया था आपको आयुर्वेद कॉलेज। उसमें आपके महाभारत में जो है मदन मोहन मालवीय, वो निज़ाम के यहाँ पहुँचे। जी जी, निज़ाम के यहाँ पहुँचे, कुछ तो आप दीजिए, हम लोग भारत में हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहे हैं, कुछ आप तो सबसे दुनिया के सबसे अमीरों में से हैं। तो देखिए, मैं आपको नहीं दे सकता। मैं क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और आप हिंदू हैं, इसलिए मैं नहीं दे सकता। इसके बाद दरभंगा महाराज को कहा, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो विद्यापीठ में खोल रहा हूँ बनारस में, दो जगह कैसे क्या करूँ? तो इन सारी बातों को लेते हुए वो कुछ असमंजस में पड़ गए, लेकिन काशी रस ने उसको काफ़ी इनकरेज किया। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। बाद में उसने क्या किया, जब इलाहाबाद में गए तो भाई इलाहाबाद से मैं खाली हाथ कैसे लौटूँ? कुछ तो लेकर जाना पड़ेगा। तो कुछ न कुछ लेकर जाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा है कि हमारे यहाँ भी है, हिंदुस्तान में होना चाहिए। कुछ बुजुर्ग, कुछ धनाढ़ लोग, उनका जब इंतकाल हो जाता है तो अंतिम संस्कार, दाह संस्कार के लिए जब लाश को लेकर जाते हैं तो पैसे वगैरह छींटने की तरह, तो पैसे जो छींटा जा रहा था तो मदन मोहन मालवीय वही पैसे चुन रहे थे। अच्छा। अरे लोगों ने देखा, वो तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो चुके हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? तो क्या नहीं करें। मैं जब बनारस से यहाँ आया निज़ाम से कि कुछ के मदद को, हिंदू विश्वविद्यालय को कुछ मिला नहीं, तो हिंदू विश्वविद्यालय को ही लेकर जाएंगे यहाँ के हैदराबाद से। तो जब बात पहुँची तो कुछ उस तरह से दिया। तो हिंदू मुसलमान की ये सब चीज़ होती थी, लेकिन बनारस तो हिंदू का एक केंद्र था। थोड़ा खाना बनारस रहना कहते थे सबने। और हिंदी के गजब है, हिंदी का रामचंद्र शुक्ल पढ़ाते थे शुरू में इंग्लिश मीडियम से बनारस यूनिवर्सिटी में। अच्छा। रामचंद्र शुक्ल जो सबसे पहले जो समालोचक हुए, हम सब अंग्रेजी में हिंदी पढ़ाते थे? अंग्रेजी में पढ़ाते। वो तो खुद हेड ऑफ डिपार्टमेंट में हुए। वो तो क्या, ही वॉज हिमसेल्फ मैट्रिकुलेट। उन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा है, उतना उम्दा इतिहास आज तक किसी ने लिखा भी नहीं। तो दैट इज ए फॉर्मल एजुकेशन। उनका फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं था। तो दैट इज क्या है, धार्मिक क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से नामूद जगह है। और बहुत से लोग बनारस में नेपाल के काशीवास करने के लिए जाते थे। काशी। जरा अपनी पुस्तकों के बारे में बताइए, थोड़ा सा अपनी पुस्तकों के बारे में बताइए। मेरी पहली जो किताब है वह नेपाल में राजनीति को 6 दशक। उसमें 6 दशक में राजनीति की जो उथल पुथल हुआ, उसमें उसका सूक्ष्म दर्पण है वह किताब। और उसके बाद में जब हरियाली पार्टी छूट गया तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया प्रचंड जी ने, आप इधर आ जाइए। तो उन्होंने मुझे सलाहकार बनाया। तो सरकार में नहीं, सलाहकार आपको पार्टी का। अच्छा। पार्टी का। ये कब की बात है? यह आपको 64 की बात है। अच्छा। 64-65 की बात है, जब ये लोग एंट्री करे। तो सारी पार्टी एक तरफ, उनकी पार्टी एक तरफ। उनकी पार्टी सबसे ज़्यादा में हुई थी फर्स्ट इलेक्शन में। तो उनको मैंने ज़्यादा हाईलाइट किया है। वामपंथी लीडर हैं ग्राम सिंह,
तो बुद्धिजीवियों का निर्माण कैसे होता है। जी। तो उन्होंने, वो भी कम्युनिस्ट ही थे, वो कम्युनिस्ट ही थे, हिटलर के टाइम के हैं वो तो। अच्छा। हाँ, हिटलर के टाइम के हैं। तो उनको भी मैंने काफ़ी हाईलाइट किया है। जी। और एक हमारे यहाँ योग माया है। योग माया क्या है कि आदमी को इतना रिलीजियसली इतना मोटिवेट किया कि इस गवर्नमेंट ने, पुराना का रिजिम था, इस गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया धर्म के लिए। उन्होंने 69 आदमी ने एक ही बार जल समाधि करके, अच्छा। कब्जा करके, आपका नदी पूर्व तो अरुण नदी है। अच्छा। हाँ, तो उनके विषय में है। वो आपके जैसे वहाँ कबीर हैं, मीराबाई हैं, उसी टाइप के। वो पढ़ी लिखी नहीं है। कबीर भी तो पढ़े लिखे थे नहीं, कबीर तो पढ़े लिखे थे नहीं, उनकी कोई किताब है नहीं। वो तो आजकल के फेसबुक साहित्यकार जो हैं, अब वो उस अभी के होते, कभी तो फेसबुक के साहित्यकार होते। वहाँ उनके साहित्य में पीएचडी हो रहा है, डीलिट हो रहा है, उनका अपना कृतित्व तो है नहीं। तो उसी किस्म का योग माया, तो उसके विषय में भी हमने उसमें लिखा है। उसके बाद आपको 69 में मैं अमेरिका गया था, मेरी लड़की वहीं रहती है। तो मेरे वाइफ का जो वाल्व है, तो वाल्व उसका बिगड़ गया। तो वाल्व को बिगड़ने के बाद उसको ऑपरेशन करानी पड़ी, तो उसका डेथ वहीं हो गया। वाल्व के बाद में मैंने लिखना शुरू किया। तो सोचा मैं तो उतना फेमस तो हूँ नहीं, मेरी किताब मैं अपनी वाइफ के विषय में जो लिखूँगा तो कौन पढ़ेगा, पढ़ने वाले पाठक तो होंगे नहीं, तो पाठक ही नहीं होंगे। तो मैंने अपनी वाइफ के विषय में 4-5 पेज लिखा। उसके बाद मैंने वुमेन लिबरेशन में लिखा। अच्छा। हाँ, वुमेन लिबरेशन में। तो नेपाल में वुमेन लिबरेशन के निमित्त वो बढ़िया किताब है, बड़ी किताब है। उसके बाद अभी उथल पुथल जो राजनीति वाली अभी 5-7 महीना हुआ है, 5-7 महीना हुआ है। 2 कम्युनिस्ट मिल गए, 2/3 मेजोरिटी हुई, गवर्नमेंट चलाया, फिर उनका विचलन हो गया, टूटन हो गया, फिर अलग अलग हो गए, सब कमज़ोर हो गए। ऐसा ही हाल है करके हमने नवनिर्माण करके भूकंप जो है, भूकंप को लेकर और इस चीज़ को लेकर, और कुछ मैंने फेसबुक में जो मैं फेसबुक का शौकीन हूँ, फेसबुक मीडिया का शौकीन हूँ। तो उसमें छोटा छोटा जो स्टैंडर्ड में मैंने जो लिखा था उसको कुछ इलाबरेट करके उसको उसमें समावेश किया। तो करीब 350 से 400 पेज का वो किताब हो गया। वहाँ कुछ एक्टर के विषय में है, कोई म्यूजिक के विषय में है, कुछ स्पोर्ट्स के विषय में है, कोई विषय में है, और पॉलिटिक्स में 200 पेज उसमें चला गया। वह लिस्ट है। और करीब 40 साल पहले यहाँ के मोनूमेंट जो हैं, यहाँ के जो टेम्पल्स हैं, टेम्पल सिंबल ऑफ आवर फेथ, वो उस टाइटल में एक इंग्लिश में वो किताब है। बहुत छोटी सी किताब है, बहुत छोटी सी किताब है, 50-60 पेज की किताब है। लेकिन काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर के जितने भी टेम्पल्स हैं, सबका मेजरमेंट है इसमें, सबका डिस्क्रिप्शन है, क्या मैथोलॉजी है, क्या डेट है, एक सारी चीज़ है। इस तरह से हमने लिखा। तो अब आप कैसा नेपाल चाहते हैं? मतलब पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से कैसा होना चाहिए? क्या उसमें पर्यावरण के लिए जगह होगी, नहीं होगी? तो आप ग्रीन पार्टी के नेता रहे हैं, तो आप इस दृष्टिकोण से कुछ बताएं। ये हमारे देखिए, ग्रीन एक मुल्क से प्रयास है तो ग्रीन का प्रिजर्वेशन तो हो नहीं सकता। ऐसे तो हमारे यहाँ सारे बर्फ़ पिघल रहे हैं, हिमालय पिघल रहा है, और उसको बिगाड़ने में तो नेपाल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। सब तो बाहर वाले के बदौलत हम लोग बिगड़ रहे हैं। हमारा जो है क्या चूरे पर्वत है, उसके पानी फिर पूरे नीचे जा रहा है। अब ये लोग ग्लोबली कुछ कर रहे हैं, अब ये लोग अपने अपने में बांट चुट कर ले लेंगे। तो सबसे पहले जो ज़मीन ही नहीं रहेगी, आदमी प्यार से ही नहीं रहेगा, कुछ ही रहेगा ही नहीं, तो पॉलिटिक्स क्या करेगा? तो सबसे पहले तो आपको इन्वायरमेंट को तो बचाना ही पड़ेगा। अब इसमें तो सारी दुनिया को लगनी पड़ेगी। तो कोई किसी को काम मानता है, कोई तो किसी को मानता नहीं। हर जगह तो आदमी को आदमी मार रहे हैं, एटम बम चला रहे हैं, एक से दूसरा तीसरे कि कौन कितना इफेक्टिव होगा, इसका रिपरकशन भविष्य में क्या पड़ेगा कोई देखता तो है नहीं। तो संक्षेप में अभी ग्रीन पॉलिटिक्स के लिए अभी स्पेस उस तरह से बन नहीं पाया। दुनिया में मैं तो कहीं भी नहीं देख रहा।
जो हुए थे वो भी तो खत्म। ये तो लैटविया में एक प्राइम मिनिस्टर हुए, हम लोग जब थे यहाँ थे तो रसा में पड़ा हुआ एक बहुत कम अवधि के एक प्राइम मिनिस्टर हुए, वो तो कोई हुए भी नहीं। अमेरिका में भी क्या कहते हैं लाडार हुए, इलेक्शन में लड़े, बहुत बड़े बहुत तो क्या बैरिस्टर थे, कहाँ नॉमिनल वोट मिला उनको भी, कहाँ अभी तक तो आया नहीं। बहुत एक्सट्रीमिस्ट है ना, जैसे हमारे बबुड़ा चिपको आंदोलन चलाया, पेड़ को काटने नहीं देंगे, ये सब चीज़ चल रहा है। एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल टाइप का पार्टी है, तो ज़्यादा किस तरह का होना चाहिए मतलब आपकी? नहीं वो जो कुछ कर रहा है तो ठीक है, लेकिन आदमी डाइजेस्ट नहीं कर रहा है। जो वो लोग कर रहे हैं वो तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन आदमी उसको डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो किस तरह से होना, जो कर वो तो इन्वायरमेंट के लिए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं भाई बाबा, ये आप कर रहे हो एक दिन ये तबाह करेगा। वो टेरी गढ़वाल में जो बांध बना था आखिर हुआ तो वो तो पहले ही कह रहे थे हुआ। और अब पंचेसर भी बनी जाएगा, हम कितना भी विरोध करें। और हमारे कोसी में भी हाई डैम की बात चल रही है, हम तो उसी के तलहटी में हैं। अगर वह हो गया 250-300-400 फीट बड़ा होगा आपका हाई डैम, और भ्रष्ट किसी न किसी दिन तो भ्रष्ट होना ही है। किसी न किसी दिन कोई भूकंप से होता है, क्या किसी से होता है, तो डिसास्टर तो होगा ही। ये सब चीज़। धन्यवाद लोवेंटल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय